पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग के गांव पर वो किसी ने हमला कर दिया था। अब फेंग वहां पर पहुंचता है तो और उन लोगों से फाइट वो करता है। फेंग ने बहुत ही आसानी से उनसे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर को और साथ ही साथ वहां उनके मास्टर को भी हरा दिया था। इसके बाद फेंग अपने सारे गांव वालों से कहता है कि अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी जो खतरा है वो आता है तो वो फेंग को वहां पर बुला सकते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो इस वक्त शू याओ फेंग को बुलाने के लिए जा रही थी। वो फेंग को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहती थी। उसके साथ ही कहते हैं कि ये तो उसकी मर्जी है, आप जबरदस्ती उसे क्यों ज्वाइन करवाना चाहती हो। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि उसने तो आपकी जान बचाई थी, फिर भी आप उसे जबरदस्ती इस तरह से अपने ग्रुप में बुला रही हो। इस पर शू याओ कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक खास मेटल की पावर देखी है जिसका होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, और अगर कल्टीवेटर में पैदाइशी ये पावर होती है तो ठीक, नहीं तो इसे बाद में कल्टीवेट कर नहीं पाया जा सकता। फेंग हमारे जो ग्रुप को बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकता है। अब इसके बाद वो उसके घर पर पहुंचते हैं। यहाँ वो गेट को नॉक करते हैं। अभी पहले तो शू याओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर गुस्से में चिल्ला रही थी कि वो फेंग को वो इस बार अपने ग्रुप में ज्वाइन वो करवा कर ही रहेगी, लेकिन फेंग को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। मगर अब फिर भी वो कहती है कि उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फेंग ज्यादा सवाल नहीं पूछता और तुरंत इस पर हाँ कर देता है। अब वो लोग वहां से जाने लगे थे। रास्ते में जाते हुए वो लोग फेंग से बात कर रहे थे। वो फेंग को एक टास्क सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने इस तरह से टास्क पूरा कर वो लोग यहाँ पर वो कुछ अर्निंग कर सकते हैं और अपने लेवल को जल्द से जल्द आगे तक कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही वो ये भी यहाँ पर फेंग को वो क्लियर करते हैं कि टास्क के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर टास्क दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी शू याओ और उनके वो दोनों साथियों के साथ एक और लड़का भी यहाँ पर चल रहा था। वो फेंग को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है। असल में फेंग जिस फैमिली का है ये लड़का भी उसी फैमिली का है, और उस लड़के के ग्रुप का एक लड़का ऐसे ही वो किसी टास्क के लिए गया था, लेकिन तभी उसे वहाँ पे गैंगस्टर मिला और उससे थोड़ी हाथापाई हो गई। असल में गैंगस्टर है एक डेसिपल ही, बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह जो कि एक बड़ी पोजीशन पर बिलोंग करता है। मतलब वो बड़ी पोजीशन पर नहीं है, उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बड़ी पोजीशन पर है, इसीलिए वो बहुत इतराता है और अपने आप को गैंगस्टर कहकर बुलाता है। यहाँ पर ये लड़का फेंग को बता रहा था कि गैंगस्टर ने उस लड़के को बहुत पीटा, यहाँ तक कि उसके पैर भी तोड़ दिए। तो इस चीज पर फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब फेंग पूछता है कि आखिर ये गैंगस्टर है कौन। अब वो लोग बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर एक एल्डर है और वो नॉर्मल डेसिपल ही है जो कितना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन कोई भी उनसे लड़ता नहीं क्योंकि उनसे लड़ना मतलब प्रॉब्लम को इन्विटेशन देना है। लेकिन फिर भी फेंग कहता है कि उससे बदला तो लेना ही होगा ना। यहाँ पर वो लड़का जिसके दोस्त को गैंगस्टर ने मारा है वो भी कह रहा था कि प्लीज हमारी तुम हेल्प कर दो। यहाँ पर फेंग हाँ कर देता है। अगले सीन में वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि वो इस वक्त गैंगस्टर एक लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी सही वक्त पर फेंग वहां पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि तो तुम हो गैंगस्टर, मुझे लगा कि तुम गुड लुकिंग दिखने वाले गुंडे होगे, लेकिन नहीं, तुम तो बड़े अजीब से दिखते हो। तो इस चीज पर गैंगस्टर को भी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से हमला करने को कहता है। फेंग ने बहुत ही आसानी से उसके सभी साथियों को वहां से दूर फेंक दिया था और फिर लोग गैंगस्टर को भी वहीं पर नीचे गिरा देते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखकर उसका पैर तोड़ देता है और फिर हाथ भी वो उसी तरह से उसे तोड़ देता है जिस तरह से गैंगस्टर ने उस दूसरे लड़के का तोड़ा था। अब तभी वहां पर उस गैंगस्टर का ग्रैंडफादर आ जाता है। वो वहां का एक एल्डर है, इसीलिए उसे भी थोड़ा सा घमंड है और अब वो फेंग से कहने लगता है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे अपने साथी डेसिपल पर हमला तो नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन फेंग कहता है कि शायद आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आज इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बुरा है। ये अपने अपने साथियों को और दूसरे जो ग्रुप के भी डेसिपल को परेशान वो करता है। वैसे ये सभी से हफ्ता भी मांगता है और इसने एक बेचारे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो लड़का अब कल्टिवेशन करने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह से उसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी और आखिर वो करेगा क्या। इस चीज पर वो एल्डर कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, इसे पैसे दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इसे पूरी जिंदगी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं और अब तुम्हें भी इस लड़के की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बातों से फेंग को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि क्या सच में पैसे से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके ग्रैंडसन को भी इसी तरह से एंजॉयमेंट कर देता हूँ। वैसे भी आपके पास पैसे तो है ही, तो अब आप ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेना।
इसके बाद फेंग अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब वो उसका यूज उस गैंगस्टर के ऊपर करने वाला था। ये देखते हुए वो एल्डर कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने ये गलती की तो इस चीज की सजा तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ का एल्डर हूँ और मैं जिस जियानो सिटी से आता हूँ, अगर वहाँ के लोग ये बात जानेंगे तो वो तुम्हारी सिटी को तबाह वो कर देंगे। अब फेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो वही सिटी थी जिस सिटी से फेंग की सिटी की दुश्मनी चल रही है। अब फेंग तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस गैंगस्टर के ऊपर यूज करता है, जिस वजह से वो गैंगस्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखते हुए वहां पर वो एल्डर सच में बहुत ज्यादा शॉक था और बाकी लोग भी शॉक थे। लेकिन अब एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक तुमने कर दी है, मुझे इतनी बड़ी मिस्टेक की उम्मीद नहीं थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो चिल्लाते हुए फेंग को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। हम देखते हैं कि अगले सीन में ये बात वहाँ उस एल्डर के पास भी पहुंच चुकी थी। उसे वो उसका आदमी बताता है कि फेंग ने एल्डर के ग्रैंडसन को मार दिया है, तो इस वजह से एल्डर ने गुस्सा होकर फेंग को पकड़ लिया है। इस पर अब वो एल्डर कहने लगते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है और उसने एक एल्डर से ग्रैंडसन को मारने की हिम्मत कैसे की, जबकि वो ये सब जानता होगा कि ऐसा करने से वो खुद भी मारा जा सकता है। अब इसके बाद फिर एक बार सीन चेंज होता है और इसके बाद अब हम आ चुके थे उसी एल्डर के पास। वो अभी अपने साथी से कह रहा था कि फेंग को बाहर निकालो, मुझे उससे हर चीज का बदला लेना है। अब वो फेंग को बाहर निकालते, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर एंट्री होती है शू याओ और उसके सिस्टर एल्डर शू की। यहाँ पर ये जो बुरा एल्डर था वो कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और इस चीज का बदला मुझे इस लड़के से लेना ही होगा, वरना सब लोगों के बीच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन इसके बाद एल्डर शू आगे बढ़ते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे अपने स्टूडेंट को बदला नहीं ले सकती और वैसे भी उसने कोई भी गलती नहीं की है। गैंगस्टर के जुर्म को देखा जाए तो अगर अब उसके जुर्म पर तुम पर्दा ना डालते तो अब तक उसे कभी तक जिंदा भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया होता। लेकिन इस चीज पर वो एल्डर कहने लगता है कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, जब तक मैं एल्डर हूँ तब तक मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता और ना ही कोई मेरे ग्रैंडसन को जेल में बंद कर सकता था। लेकिन इस लड़के ने ये बहुत गलत किया है, अब उसे सबक सिखाना ही होगा और इस सब का सिर्फ तभी मिलेगा जब वो भी गैंगस्टर की तरह मारा जाएगा। इसके बाद अब दोनों ही तरफ के एल्डर्स ने अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि दोनों ही एल्डर हैं। लेकिन अब वो गैंगस्टर का ग्रैंडफादर कभी भी एल्डर को नहीं हरा सकता, तो इस वजह से उसे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है और पीछे आना पड़ता है। वो जानता है कि वो एल्डर शू को कभी नहीं हरा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फेंग को भी छुड़ा लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। तो इस वक्त उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तैयार था किसी भी तरह से बस बदला लेने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग, शू याओ और एल्डर शू तीनों ही वहां से जा रहे थे। अभी फेंग एल्डर शू को थैंक यू कह रहा था, लेकिन एल्डर शू कहती है कि नहीं, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर थैंक यू करना है तो तुम्हें शू याओ को करना चाहिए क्योंकि उसी ने सही टाइम पर आकर मुझे बताया कि तुम प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। अब यहाँ पर एल्डर शू कहती है कि क्या तुम लोग उस एशियन टॉम के पास जा रहे हो? तो असल में एक टॉम मिला है जो कि एक बहुत ही पुराना है, उसे एक बहुत ही पावरफुल आदमी ने खोजा था, या ऐसा कह लो कि ये उसे लगा ही नहीं उसने बनाया था और ये लोग अभी उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर ये लोग रिसर्च कर सकते हैं और सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी वो जो कुछ ग्रुप के लोग हैं और साथ ही बाहर से भी वो कुछ लोग वहाँ पर आ सकते हैं। अब शू याओ यहाँ पर जवाब देती है कि वो जाएगी और उसके दो साथी जाएंगी, अगर फेंग साथ आना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फेंग उनकी बात सुन तो रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। असल में उसे लग रहा था कि कोई वहाँ पर नजर रखे हुए है, लेकिन वो ये बात कह नहीं रहा था क्योंकि वो इस वक्त कंफ्यूज था और उसे कंफर्म भी नहीं है कि हाँ सच में वो वही सोच रहा है या ये कोई बहम है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद शू याओ वहाँ पर आगे आते हुए फेंग को एक बैग देती है जो कि एक स्पिरिचुअल बैग था। इसमें बहुत सारा सामान बन सकता है, लेकिन फेंग भी यही सोच रहा था कि आखिर कौन है जो उन पर नजर रख सकता है। अब वैसे तो रात हो चुकी थी, वो लोग वहीं पर रुके हुए थे और अब इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उन पर नजर रखे हुए था। वो आदमी भी इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक था ये देखकर कि फेंग को उसको होने का पता पहले से ही लग चुका है। असल में ऐसा फेंग की मेंटल पावर की वजह से हो रहा था। वो आदमी ये देखकर शॉक था कि पहली चीज तो फेंग के पास मेंटल पावर है जबकि वो बिल्कुल मामूली गांव से आया है, और दूसरी चीज चाहिए कि मेंटल पावर के साथ साथ उसके साथ इस पर वो कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुका तो ये सच में मुझे यहाँ पे पकड़ लेगा। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि वो चारों निकल चुके थे उस टॉम के और खोजने के लिए। यहाँ रास्ते में उन्हें एक ग्रेवयार्ड से होकर गुजरना था, साथ ही वहाँ पर बहुत सारी चीजें टूटी हुई थी।
ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि अब धूल में मिल चुकी हैं। वो लोग फेंग को बता रहे थे कि असल में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग रहते थे। पहले के लोग सच में बहुत पावरफुल होते थे, उनकी पावर बहुत ही ज्यादा पावर थी। वो एक और मास्टर के बारे में बताते हैं। वो मास्टर इतने ताकतवर थी कि आज तक उनको जो एल्डर है वो भी एक टाइम पर उनका स्टूडेंट बन चाहता था। वो एक और मास्टर के बारे में बताते हैं। वो मास्टर इतनी ताकतवर थी कि आज जो उनका एल्डर है वो भी एक टाइम पर उनका स्टूडेंट बनना चाहता था, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बन पाया क्योंकि वो जो मास्टर थे वो उसे कमजोर समझते थे। असल में उन मास्टर का कहना था कि उन्हें सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए जिनकी मेंटल पावर में दम हो। इसका मतलब उनके पास मेंटल पावर होनी चाहिए, लेकिन उस एल्डर के पास ये पावर नहीं थी और ना ही ऐसे ही मिल सकती थी। मगर फिर भी वो एल्डर 2 साल तक उस मास्टर को मनाते रहा, मगर फिर भी मास्टर नहीं माने। यहाँ वो दोनों लड़के फेंग से कह रहे थे कि हमें शू याओ बता रही थी कि तुम्हारे पास अच्छी खासी मेंटल पावर है, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक बार जरूर ट्राई करना चाहोगी, क्योंकि ऐसे मास्टर का डिसिपल बनना बहुत लोगों का सपना है। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें सामने वो टॉम दिखता है जहां उसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। वो लोग उसके पास जाते हैं और यहाँ पर जब फेंग कुछ चेक कर रहा था तो फेंग को उसके सर पर एक निशान दिखता है। तभी वो आदमी होश में आकर फेंग का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद फेंग की बॉडी में अचानक से एनर्जी फिर से फ्लो होने लगी थी और उसकी हेवली थंडर पावर एक्टिवेट होने लगी थी। ये सब अपने आप हो रहा था, जिस वजह से फेंग बहुत ज्यादा शॉक था। लेकिन इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा